90% लोग अपनी इन गलतियों की वजह से एग्जाम में 40 से 50 मार्क्स यूं ही खो देते हैं। हमार अप्रोच से आप वो स्कोर अटेन नहीं कर सकते हो। कई स्टूडेंट्स सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री से इसलिए भागते हैं कि उनको लगता है कि हमारी मैथ्स वीक है, तो मात्र 20 मिनट देकर आसानी से आप अपने फिजिकल केमिस्ट्री के इस डर को हटा सकते हैं। एक बार आपने उसकी प्रैक्टिस करना शुरू किया, डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया, उसके बाद आप आसानी से अपने फिजिकल केमिस्ट्री को इंप्रूव कर सकते हो। पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। तो भक्तजनों, केमिस्ट्री में 180 में से 170 प्लस मार्क्स लाने का सपना तो सभी स्टूडेंट्स देखते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में अपनी इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से 90% स्टूडेंट्स अपने 40 से 50 मार्क्स यूं ही गवा देते हैं। और अगर आप इन पॉइंट्स पे ध्यान दें तो आप आसानी से नीट 2026 में केमिस्ट्री में 170 प्लस का स्कोर कर सकते हैं। अभिलाषा तो हमारी होती है 180 में से 180 मार्क्स लाने की, लेकिन वो आएंगे कैसे, मैं बताता हूं। मैं हूं प्रिंस सिंह, जो पिछले 15 साल से नीट एस्पिरेंट्स को केमिस्ट्री सिर्फ पढ़ा नहीं, सिखा रहा हूं। मैंने प्रोड्यूस किए नीट 2020 में AIR 1 और बहुत सारे टॉप 100 रैंकर्स, और अभी तक 10,000 से भी ज्यादा डॉक्टर्स हम बना चुके हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं वो तरीका जिसे टॉपर्स फॉलो करते हैं, और अगर आप भी इसे तमीज से फॉलो करें तो आप भी आसानी से 170 प्लस स्कोर कर सकते हैं केमिस्ट्री में। अब केमिस्ट्री में 170 प्लस स्कोर करना सिर्फ पढ़ाई का कमाल नहीं होता, बल्कि एक स्मार्ट और टैक्टिकल अप्रोच आपको लेनी पड़ती है। आपको केमिस्ट्री के सिलेबस को सिर्फ एक फैक्ट्स के बंडल की तरह ना समझकर एक इंटरकनेक्टेड लॉजिकल अप्रोच से मूव करना चाहिए। चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस हो, या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ट्रेंड्स और एक्सेप्शन, या फिर फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स। केमिस्ट्री के हर सेक्शन को आपको बहुत ही केयरफुली और स्किल के साथ अप्रोच करना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नीट का पैटर्न अब एनालिटिकल और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ मूव कर रहा है। मतलब ये क्लियर है कि रट्टा मार अप्रोच से आप वो स्कोर अटेन नहीं कर सकते हो। तो अगर आप नीट 2026 में वाकई में केमिस्ट्री में 170 प्लस स्कोर करना चाहते हो, तो आपको एक डिसिप्लिन अप्रोच को फॉलो करना होगा, जो मैं आपसे यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा आपको एक ऐसी सुपर ट्रिक, एक ऐसा तरीका जिससे आप अपने सिली मिस्टेक्स को ऑलमोस्ट जीरो कर सकते हो। तो इस शुरू करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी को, और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाई यील्ड चैप्टर्स की। हाई यील्ड चैप्टर्स क्या हैं? हाई यील्ड चैप्टर्स वो चैप्टर है जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पूरे पेपर के अंदर। आप सभी को पता है कि 45 क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं, और अब तो आपका सेक्शन भी हट चुका है। तो इन 45 के 45 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना होगा और अपने स्कोर को आपको बढ़ाना होगा। तो सबसे पहले एज अ ड्रॉपर स्टूडेंट आपको उन चैप्टर्स के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए जिनके लिए इतिहास गवाह है कि इन चैप्टर्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते जाएंगे। और इसीलिए मैंने आपके लिए तैयार किया है एक एनालिसिस, एक डेटा, जो आपको बताएगा कि केमिस्ट्री के कौन से सेक्शन पे आपको फोकस करना है, और फिर हर सेक्शन में ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये शुरू करते हैं इस डेटा के साथ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने पूरी केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में हमने क्या आपने भी डिवाइड किया हुआ है। यहां ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और ये इनका एवरेज कंट्रीब्यूशन है। पिछले 10 साल के नीट के पेपर्स का एनालिसिस करके हम लोगों ने आपके लिए एनालिसिस बनाया है, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि करीबन 33 से 36% तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन रहता है। फिजिकल केमिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन 31 से लेकर 33% तक रहता है, लेकिन कभी कभी ये और बढ़ भी जाता है, और 30 से लेकर 33% तक आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन रहता है। यानी 15 से 18 क्वेश्चन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मिलेंगे, 15 से 17 के बीच में आपको क्वेश्चन मिलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, और 14 से 16 क्वेश्चन आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होते हैं। तो ऐसा आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री मेजर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, बट लेकिन ऐसा नहीं है। हमें तीनों केमिस्ट्री को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, और तीनों पे आपको कैसे कैसे काम करना है ये बात भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो ये शुरू करते हैं, कौन सी केमिस्ट्री के कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ चैप्टर वाइज क्वेश्चन ट्रेंड्स। आप देख सकते हैं, अभी मैंने यहां पर मिक्स ट्रेंड आपके सामने लिया है। केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ने 2020 से 2025 तक पिछले 5 सालों में 8.24% का कंट्रीब्यूशन किया है। यानी करीबन 4 से 5 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे, 4 क्वेश्चन के आसपास
पूरे पेपर के अंदर केमिकल बॉन्डिंग से। ऐसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, जीओसी, इक्विलिब्रियम जिसमें केमिकल आयनिक दोनों आ गया है, केमिकल काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, थर्मोडायनेमिक सॉल्यूशंस। ये वो चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आएंगे और एवरेज 2 या 2 से ज्यादा क्वेश्चंस यहां पर एग्जाम में अपीयर होते हैं इन पर्टिकुलर चैप्टर से। तो ये आपके पास एक छोटा सा एग्जांपल है हाई यील्ड्स चैप्टर का, और उसमें भी हमने डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से आपके सामने कलर किया हुआ है। जो आपके पास ग्रीन ब्लू कलर के अंदर है वो रिलेटिवली इजी चैप्टर्स हैं, लेकिन जो रेड के अंदर जा रहे हैं जहां पर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, इन चैप्टर्स को आप डिफिकल्ट चैप्टर्स की कैटेगरी के अंदर रखते हो और यहां पे आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी होगी। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं एक स्टेप। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर हम चैप्टर वाइज वेटेज देखें और हाई यील्ड चैप्टर्स की बात करें, मैं सारे चैप्टर्स लेकर नहीं आ रहा हूं, हाई यील्ड चैप्टर यानी जिनके ऊपर आपको सबसे ज्यादा काम करना चाहिए, उनमें है मोल कॉन्सेप्ट, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स। इसके अलावा आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर भी है। रेडॉक्स से कभी क्वेश्चन आता है, कभी क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन वो भी आप ऑब्वियसली वो सिलेबस में अपने को कवर करना ही है। जब हम 170 प्लस स्कोर की बात करें तो हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, लेकिन हाँ इन चैप्टर्स के ऊपर आपको सबसे ज्यादा काम करना है और इन चैप्टर्स की क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको सबसे ज्यादा करनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आप इन चैप्टर्स को सुपर स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। सेम इसी तरह से आपके सामने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स का एनालिसिस है। केमिकल बॉन्डिंग सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑलमोस्ट सेम लेवल पर है, पी ब्लॉक, ये 3 चैप्टर्स ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पर हैं और 3 से 4 क्वेश्चंस इनके अंदर एवरेज बनते ही बनते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, डी एंड एफ ब्लॉक है और ये क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिससे जनरली एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो नीट का ट्रेंड बन गया है, पिछले 2-3 सालों से आप देखोगे तो क्वालिटेटिव एनालिसिस के ऊपर एक एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है। तो ऑल्दो पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई है, लेकिन जो हाई यील्ड चैप्टर्स उन पर आपको स्पेसिफिकली फोकस करना होगा। सेम इसी तरह से आप मूव करते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ, तो आपके पास फिर से हाई वेटेज चैप्टर का जो सीक्वेंस है वो ये है। ये आपके पास एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिससे एवरेज सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी रिएक्शंस भी होती है। एक्चुअली एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एक नहीं 3 चैप्टर्स का मिक्सचर है। अमाइंस, फिर आपके पास आ गया हाइड्रोकार्बन्स, जीओसी एंड आइसोमरिज्म, बायोमोलिक्यूल्स, अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल, और लास्ट पे आपके पास है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो यहां पर आप देख सकते हो, आपको अगर ये आइडिया है कि यार ये चैप्टर मेरा हाई यील्ड चैप्टर है, तो उसको पढ़ते टाइम आप उस पर बहुत अच्छे से काम करें, उसकी क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर बहुत 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 ज्यादा फोकस करें और आपको ऑलमोस्ट हर वैरायटी के क्वेश्चंस को यहां पर सॉल्व करना चाहिए। और यहां पर अरिविहन का एडेप्टिव प्रैक्टिस प्रॉब्लम फीचर बहुत काम में आता है, जहां पर हम ना सिर्फ एक चैप्टर के एक पर्टिकुलर सेक्शन, फॉर एग्जांपल मान लो आप SN1 रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो हमारा एडेप्टिव प्रैक्टिस प्रॉब्लम सिस्टम जो है वो इस तरह से काम करता है कि SN1 रिएक्शन के ऊपर बेस्ड आपको अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस वो चैलेंज करेगा, और आप अगर उन क्वेश्चंस को सही करते हैं तो अगले लेवल का अच्छा क्वेश्चन आएगा, गलत करते हैं तो आपको लोअर लेवल का क्वेश्चन मिलेगा। और जब तक आपका टॉपिक स्ट्रांग नहीं हो जाता है, आप इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ऑलमोस्ट हर लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए जब आप टारगेट कर रहे हैं 170 प्लस के स्कोर को। अब देखो, ये तो हो गया आपके पास चैप्टर वाइज एनालिसिस, मतलब हाई यील्ड जो चैप्टर्स हैं उनके ऊपर कैसे काम करना है। अब जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारे पास केमिस्ट्री के मेजरली 3 पार्ट हैं, तो हम सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री को आपको कैसे डील करना है और कैसे उसे स्ट्रॉन्ग करना है। तो आप इस बात को समझे कि फिजिकल केमिस्ट्री में मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। कई स्टूडेंट्स सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री से इसलिए भागते हैं कि उनको लगता है कि हमारी मैथ्स वीक है। अरे भाई, इससे ज्यादा मैथ्स तो आप फिजिक्स में सॉल्व कर रहे होते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री की मैथ्स बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, बिल्कुल भी हाई लेवल की नहीं है। बहुत बेसिक सी चीजें हैं, जैसे आपको लॉग और एंटी लॉग सॉल्व करना आना चाहिए, सबसे पहली बात, ठीक है, जो आपके आयनिक इक्विलिब्रियम मेजरली काम में आता है और कभी कभी आपके केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम में काम में आता है, बट ऐसे बहुत ज्यादा काम नहीं आता है, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, इससे कहीं ज्यादा अच्छे लेवल का इंटीग्रेशन आप फिजिक्स के अंदर यूज करते हैं। कैलकुलेशंस आपकी थोड़ी सी ठीक ठाक होनी चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई करना, सब्ट्रैक्ट करना, उनकी छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आपको काम में लेनी चाहिए। तो अगर आपकी मैथ्स वीक और इस वजह से आप फिजिकल केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, तो मात्र 20 मिनट देकर आप लॉग, एंटी लॉग, इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, थोड़े से ग्राफ्स वगैरह हो गए, सिर्फ इन चीजों के ऊपर अगर आप काम कर ले तो आसानी से आप अपने फिजिकल केमिस्ट्री के
इस डर को हटा सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है फिजिकल केमिस्ट्री, तीनों केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा लॉजिकल और समझने वाला सब्जेक्ट है। यहाँ बहुत कम चीजें आपको ऐसा बोल दो कि रटनी पड़ेंगी या याद करनी पड़ेंगी, और डेरिवेशंस के थ्रू आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री को कॉन्कर करना चाहते हो, इंप्रूव करना चाहते हो, तो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा करीबन 100 से 120 क्वेश्चंस पर चैप्टर आप प्रैक्टिस करें। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ फॉर्मूले रट लेते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ्स की तरह ही प्रैक्टिस मांगती है। एक बार आपने उसकी प्रैक्टिस करना शुरू किया, डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया, उसके बाद आप आसानी से अपनी फिजिकल केमिस्ट्री को इंप्रूव कर सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री के बाद हम चलते हैं अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले सेक्शन के ऊपर, और यहां पर मैंने देखा है कि कई स्टूडेंट्स बहुत बड़ी गलती करते हैं और साथ ही साथ वो तड़पते हैं। तड़पने का मतलब क्या है कि भाई देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी कोई आदमी पढ़ना शुरू करता है तो सबसे पहले जीओसी और फिर आइसोमेरिज्म पढ़ता है, और बस यहीं पे उसकी गाड़ी अटक जाती है। अगर जीओसी आइसोमेरिज्म में कुछ भी कमी रह जाती है तो आदमी को लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ ही नहीं रही है, और उसके बाद वो उन चैप्टर्स को नहीं पढ़ता है जिनको आसानी से समझकर उनके अंदर स्कोर किया जा सकता है। तो एज ए ड्रॉपर स्टूडेंट अगर मैं आपको बताऊं तो आपको मेरी तरह एक रिवर्स अप्रोच यूज करनी चाहिए। आप अभी जीओसी आइसोमेरिज्म को छोड़ दो, आप अपने चैप्टर को शुरू करो हाइड्रोकार्बन्स के साथ। जी हाँ, ऑर्गेनिक पढ़ना शुरू करो हाइड्रोकार्बन्स के साथ। एज ए ड्रॉपर स्टूडेंट बेसिक चीजें आपको पहले से आती है, अगर नहीं आती तो इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लो बेसिक लेवल का, रेजोनेंस पढ़ लो, हाइपर कंजुगेशन पढ़ लो, उसमें डीप रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, प्लस आई माइनस होता है, और कौन कौन से ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करते हैं। सेम चीज आपको रेजोनेंस और आपको हाइपर कंजुगेशन आना चाहिए, थोड़ा बहुत काम में आता है। हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर से आप स्टार्ट करो, अपनी रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर फोकस करो। जब आप किसी रिएक्शन को पढ़ रहे हो तो उसकी मैकेनिज्म को भी पढ़ो, स्पेसिफिकली SN1, SN2, E1, E2, ये ऐसी रिएक्शन है जो आपसे पूछी जाएंगी, तो इनके मैकेनिज्म को ठीक से पढ़ो और फिर उसके बाद आप अगले चैप्टर के ऊपर मूव कर जाओ। तो पहले आप हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, अल्कोहल, फिनॉल, ये चैप्टर्स करो, और फिर लास्ट में आकर आप जीओसी और आइसोमेरिज्म करो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि इनके कई कंसेप्ट को आप यहां पर बीच में बहुत बार यूज करोगे और तब ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जनरली स्टूडेंट जीओसी आइसोमेरिज्म में अटक जाते हैं और ऑर्गेनिक के अंदर आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो इस चीज के ऊपर आप जरूर काम करें। चलिए फिर चलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखने के लिए आपको क्या करना है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया आपके हाई यील्ड चैप्टर्स है केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड। सबसे पहले इन चैप्टर्स के ऊपर फोकस करो। ये दोनों चैप्टर्स सबसे ज्यादा लॉजिकल चैप्टर्स भी, इनमें आपको बहुत कम चीजें रटनी पड़ती हैं, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करके आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ो। अगर आपको आज भी लगता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए रटने का सब्जेक्ट है तो आपने गलत मास्टर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली है। मुझसे एक बार आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़कर देखें, आपको पता लगेगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 80% पार्ट रटने वाला नहीं है, और आप लॉजिक्स के थ्रू और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के थ्रू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आसानी से समझ सकते हो। हाँ, ब्लॉक केमिस्ट्री में जो आप जाते हो, डी ब्लॉक हो गया, एफ ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, वहां पर कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको रटनी पड़ती है। उसके लिए हमको क्या करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं, बट हाल फिलहाल आप केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, पीरियोडिक टेबल, इन चैप्टर्स को लॉजिकली आसानी से समझ सकते हो, और यहां पर भी आपको क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तीसरा, जब आप पढ़ रहे हैं तो ऐसे बड़े बड़े चार्ट पेपर खरीद लें। तीनों चार्ट पेपर तीनों केमिस्ट्री के लिए, मुझे फिजिक्स और बायो का नहीं पता, वहां पर भी आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप बनाए एक मास्टर फॉर्मूला चार्ट। क्या बनाए? मास्टर फॉर्मूला चार्ट। और अब आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं या रिवाइज करें, फॉर एग्जांपल आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा तो उस मास्टर चार्ट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट आप लिख दें और अपनी दीवारों पर चिपका दें, ताकि जब भी आप घूमते फिरते निकलें तो वो आपको याद रहना चाहिए। इस मास्टर चार्ट को बनाने का एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं आपको भी। ऐसे ही आप यहां पर बनाए रिएजेंट एंड रिएक्शन चार्ट। रिएजेंट एंड रिएक्शन चार्ट मतलब जो भी आपने चैप्टर पढ़ा उसमें जो नेम रिएक्शंस पढ़ी, इंपॉर्टेंट रिएजेंट पढ़े, उनको आप इस चार्ट के अंदर ऐड करना शुरू करें। और इसी तरह से यहां पर आप बनाएं अपना एक्सेप्शन एंड ट्रेंड्स चार्ट। ये चार्ट आप मेंटेन करना शुरू कर दो, मैं आपको कह रहा हूं इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, आपकी मेमोरी बहुत शार्प हो जाएगी। सिर्फ इन चार्ट्स को बनाना नहीं है, हर रात सोने से पहले 30 मिनट, जी हां, हर रात सोने से पहले 30 मिनट
जो भी आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो उसका चार्ट उठाएं और 30 मिनट तक उस चार्ट को अच्छे से ऑब्जर्व करें, उसको याद करने की कोशिश करें और फिर सो जाए। आप देखना अगली सुबह आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिटेन हो जाएगी और आने वाले 120 दिनों तक अगर आप ये काम रोज कर रहे हो तो कैन गारंटी यू केमिस्ट्री का कोई फॉर्मूला, कोई ट्रेंड, कोई एक्सेप्शन आप भूलोगे नहीं। ट्राई करके देखना। दिस इज द मोस्ट पावरफुल टूल टू मेमोराइज फॉर्मूलाज, रिएक्शंस। नेम रिएक्शन में जो लोग परेशान होते हैं वो इस चीज को ट्राई करो, आपको जीवन भर के लिए नेम रिएक्शन से याद हो जाएगी। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर। जब हम 170 प्लस स्कोर की बात कर रहे होते हैं तो मार्क्स सिर्फ नॉलेज से नहीं आते हैं। एक बहुत बड़ा शत्रु है आपका, दुश्मन है आपका, एनिमी है आपका, वो है आपकी सिली मिस्टेक्स। और केमिस्ट्री में तो सिली मिस्टेक्स हद से ज्यादा होती है और उसको दूर करने के लिए आपको बनानी पड़ेगी एक एरर लॉग। ये रहा आपके सामने एक एग्जाम्पल एरर लॉग का। ये वो सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स हैं सिली मिस्टेक के जो बच्चे परफॉर्म करते हैं एग्जाम के टाइम पर। जैसे एरर टाइप है यूनिट इनकंसिस्टेंसी, यूनिट के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। जैसे आर की वैल्यू कुछ स्टूडेंट्स को याद है 8.314 होती है। भाई 8.314 तब होती है जब वो एसआई यूनिट में है। अगर 0.081 की बात करूं तो वो कब होता है, जब प्रेशर एटीएम में, वॉल्यूम लीटर में होता है। तो ये डिफरेंस है। आर की वैल्यू को गलत लेना और क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाना, खत्म हो जाता है। क्या करना पड़ेगा, आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो हर बार यूनिट को लिखो। मैं जितने स्टूडेंट्स जो सीखते हैं, पढ़ते हैं मुझसे, उनको हमेशा ये बोलता हूं कि क्वेश्चन में हर वैल्यू के साथ उसकी यूनिट लिखने की आदत डालो। जब आप अपने घर पर यूनिट लिखने की आदत डालोगे तो आपको एग्जाम यूनिट दिखाई देगी। और केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक्स यूनिट की वजह से होती है। आप अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज करके देख लेना, आपने भी यूनिट्स की वजह से गलती की होगी। राउंडिंग ऑफ ठीक से नहीं कर पाते हैं और कैलकुलेशन में बहुत जल्दी राउंडिंग ऑफ कर देते हैं। राउंडिंग ऑफ करना नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही पावरफुल टूल होता है, लेकिन लास्ट लाइन पर ले जाकर आपको राउंड ऑफ करना चाहिए जब आप आंसर के बहुत पास पहुंच चुके हो। नेगेटिव फ्रेजिंग का मतलब क्या है, बहुत तेजी से। किसी ने कहा है कि नीट का पेपर बहुत तेज तेज पढ़ना चाहिए और उसको पढ़ने के चक्कर में हम नॉट, एक्सेप्ट और इनकरेक्ट को पढ़ ही नहीं पाते हैं और क्वेश्चन का इनकरेक्ट आंसर देने की जगह करेक्ट आंसर टिक कर आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अंडरलाइन द ऑपरेटिव वर्ड इन द क्वेश्चन स्टेम ड्यूरिंग द फर्स्ट सेगमेंट। या पहली बार जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आपको नॉट कहीं दिखे। अब ये काम कैसे होगा, जब आप घर पे काम करोगे, घर पे क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, उसको मार्क नहीं करो नॉट 3-4 बार पेन को घिस दो कि नॉट मुझे एग्जाम में भी दिखना चाहिए। मैं आपको कह रहा हूं ये जो आप प्रैक्टिस करोगे ना हाथ से और अपने दिमाग को ट्रेन करोगे, वो आपको एग्जाम में रिफ्लेक्ट होगा और आपकी सिली मिस्टेक्स को कम करेगा। स्टीरियोकेमिकल ओवरसाइट, बिना कोई रीअरेंजमेंट देखे, ऐसा ऑर्गेनिक के अंदर बहुत होता है कि फटाफट से प्रोडक्ट बना दिया और बाद में देखो अरे यार यहाँ तो रीअरेंजमेंट हो रहा था, यहाँ पर तो ये हो रहा था। तो ये आपको होता ना, कॉन्शियस रहना पड़ेगा। कॉन्शियस होकर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़े होंगे। इधर आपने वीडियो चला रखा है, रील चला रखी है और इधर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उससे काम नहीं चलेगा। आप जब घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको उस मोमेंट में प्रेजेंट रहना होगा। ऐसे ही एनसीईआरटी के एक्सेप्शन गैप हो गया, ये ट्रेंड्स हो गए। जो मैंने आपको एक्सेप्शन और ट्रेंड चार्ट बनाने को बोला है वो इसीलिए बोला है कि एक बार पढ़ के आपको एक्सेप्शन या फिर ट्रेंड याद नहीं हो सकते हैं। बार बार जब वो आपकी आंखों के सामने से गुजरेंगे तो वो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ऐसी एक एरर बुक आपको बनानी चाहिए और उस एरर बुक में हर एग्जाम में, हर क्वेश्चन में होने वाली गलती को आपको लिखना चाहिए और जो आपकी रिपीटेटिव मिस्टेक है उसको तो आपको स्पेशली लिखना ही लिखना चाहिए। बस ये इतनी सी चीजें हैं जिनके ऊपर अगर आप तरीके से काम कर लें तो आप भी केमिस्ट्री में आसानी से 170 प्लस का स्कोर ला सकते हो। देखो ऑब्वियस सी बात है, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। बिना पढ़े केमिस्ट्री में 170 मार्क्स नहीं आ सकते हैं। रेगुलर आपको हर दिन करीबन 3 घंटे के आसपास, 2.5 से 3 घंटे केमिस्ट्री को देना चाहिए और आपको अपना जो भी टाइम आप उस सब्जेक्ट को दे रहे हो उसका करीबन 60 to 70% टाइम आपको क्वेश्चन सॉल्व में लगाना चाहिए। क्योंकि आप इस बात को समझें कि नीट के एग्जाम में भी आप क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले हो और उसी की प्रैक्टिस आपकी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। वैसे आप लोगों को ये पता ही है कि नीट के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं एक बहुत ही यूनिक सीरीज जहां पर हम एनसीईआरटी की लाइनों को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, वहां से किस तरह के क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं ये भी सीखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग ऐसे अपने अगले वीडियो के अंदर। मैंने जो आपको चीजें बताई उनके ऊपर आप काम कीजिए और आप भी टॉपर्स की लीग में पहुंच सकते हैं।